ओके, सो पहला स्पेशल प्रोविजंस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक है बट मैथ्स द फॉलोइंग में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सीक्वेंस देख लेना इसका। तो आर्टिकल 371 पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स या कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू 12 स्टेट्स। तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। किसी के पास कोई निमोनिक है क्या इसके लिए याद रखने के लिए? चलो ठीक है, मैंने अपना बना, हाँ मैंने अपना बना रखा, आप लोग अपना अपना बना लेना इसके लिए, ठीक है। सो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 371 के लिए, आर्टिकल के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के लिए दिया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र एंड गुजरात लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला, मतलब सेपरेट होने वाले पहले स्टेट थे। ट्रू और फॉल्स? पहले आंध्रा था। करेक्ट। उसके बाद सेकंड और थर्ड इनको कह सकते हो, ठीक है। सेम ही टाइम पे 371 के अंदर इसमें प्रोविजन दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। देन 371 ए जो है वो नागालैंड के लिए है। ये उसी ऑर्डर में जिस हिसाब से ये स्टेट्स बने थे, ठीक है। जनरली स्टेट का जब फॉर्मेशन हुआ था तभी ये 371 में अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 371 बी जो है असम के लिए है। 371 सी जो है वो मणिपुर के लिए है। 371 डी ये आंध्र और तेलंगाना दोनों के लिए है। 371 ई इज फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्रा, ठीक है। तो दोनों में ऐसे रिलेट कर लेना कि यहाँ आंध्र और तेलंगाना आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्यूपाई कर रहा है ये वाला स्पेस। नेक्स्ट 371 एफ है, ये सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन है। 371 जी ये मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। एंड 371 एच अरुणाचल के लिए दिया हुआ है। 371 आई इज फॉर गोवा एंड 371 जे इज फॉर कर्नाटका, ठीक है। तो इसका थोड़ा सीक्वेंस याद रख लेना। स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट सवाल ही आ जाता है कि ये कौन सा किस में रिलेटेड है, बट यूपीएससी में ऐसा कोई सवाल देखा तो नहीं, बट अगर पूछ ले तो थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो एक दो भी अगर आप मैथ्स द फॉलोइंग टाइप में ही आएगा तो एक दो भी आप फिगर आउट याद रख पाते हो तो इजीली आप एलिमिनेट करके जरूर आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। सो देख लेना इसको, इसमें इतना ही है। बाकी उसमें नेटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि जनरली सब में रिपीटेटिव है एंड वो फिर बहुत ज्यादा नीश हो जाता है, ठीक है। तो सेंस नहीं बनता है उसका। सो आगे चलते हैं। ठीक है, इसने पंचायती राज स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आई गेस इसमें शेड्यूल एरिया वाला पार्ट नहीं है। मैं एक बार वो लक्ष्मीकांत ही खोल देता हूँ। आएगा शायद एक बार, पंचायत के बाद आएगा शायद। पंचायत के बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुरू हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। हाँ सॉरी है यार, माय बैड। ठीक है, सो ये पहले ये पार्ट देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज का, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही है। पंचायत थोड़ा बड़ा है तो उसको लास्ट में देखेंगे। तो स्केड्यूल एरियाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है या कौन से पार्ट में आता है शेड्यूल एरियाज? 5, सॉरी शेड्यूल 5 है। हाँ, शेड्यूल 5 है उसके लिए। एंड आर्टिकल कौन सा पड़ता है? तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 244 है, इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एरियाज होते हैं वो न्यूज में रहते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, आर्टिकल 244 है, पार्ट 10 है और 5th शेड्यूल जो है उसके अंदर आता है, ठीक है। सो अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया डिजिग्नेटेड एज शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो कौन कौन से एरियाज हैं 5th शेड्यूल के अंदर जो आते हैं, या कौन से स्टेट्स हैं जो 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं? except Meghalaya, Assam, Mizoram. That can be declared.
अंडर मतलब शेड्यूल 5 हाँ मतलब ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಂ मैम ये वो 6 शेड्यूल 6 है। के अंडर है, ठीक है, ऐसा मिस्टेक मत करना। हाँ ऐसा, There are 10 states. यस One state has been abolished, that is Goa. महाराष्ट्र, मतलब 10 स्टेट है। महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश जो है वो एबॉलिस्ड हुआ, तेलंगाना बना तब। तो महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर मतलब ऐसे करके 10 स्टेट है। गुजरात। हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ, तो नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, एरियाज पता होने चाहिए कि स्केड्यूल एरिया में आता है कि नहीं आता। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। सो ये टोटल 10 स्टेट है, ये अंडर 5th शेड्यूल के अंदर, इनके अंदर शेड्यूल एरियाज है, ठीक है। सो जनरली ऐसा सोचना, ट्राइबल्स आप कहाँ कहाँ पढ़ा होगा, ठीक है, जहां जहां भी ट्राइबल्स आपने स्टेट में पढ़ा रहेगा वहां ये स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है। जैसे हरियाणा में आप ट्राइबल्स नहीं पढ़ते हो, ठीक है, पंजाब में आप ट्राइबल्स नहीं पढ़ते, तो वहां उन स्टेटों में कोई ट्राइबल एरियाज भी नहीं है। तो ये याद रखना, ये 10 स्टेट है जिनके अंदर ये ट्राइबल एरियाज गिवन है, ये अपने को पता होना चाहिए। एंड दो चीजों की बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। एक तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो पूरे कंट्री का होना चाहिए, लेकिन इनके लिए स्पेशल नीड की जरूरत है, क्योंकि ये जनरली सेक्लूडेड रहते हैं जनरल पब्लिक से, एंड ऐसे एरिया में रहते हैं जहां तक जो गवर्नमेंट है कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो उस सेंस में इनके लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नीड अराइज होती है। दूसरा, वी नीड टू इंश्योर दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर वे ऑफ लिविंग, ठीक है, उनका अपना जो वे ऑफ लिविंग है उसके साथ वो जी पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती लाकर, जैसे चाइना कर रहा है कि फोर्स उनका एक लाइफस्टाइल में उनको डाला जाए, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। तो सेंटर हैज गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। सो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड हमने जो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा था वहां पे हमने ये देखा भी था कि सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को विद रिगार्ड्स टू ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल्स के कोई अफेयर है तो वहां पे डायरेक्शन दे सकता है सेंटर, और अगर सेंटर के डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करता है तो आर्टिकल 365 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने का पावर होता है सेंटर के पास, ठीक है। सो ये याद रखना। सो डिक्लेयर कौन करता है शेड्यूल एरियाज को? हु डिक्लेयर्स देम? प्रेसिडेंट हाँ राइट, प्रेसिडेंट इज empowered to declare such any area to be scheduled area, and he can also increase or decrease its area, alter its boundary line, or designate a new fresh area, ठीक है, in consultation with the governor of the concerned state। तो याद रखना, पावर प्रेसिडेंट के पास है, ना कि पार्लियामेंट के पास है। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उसमें ऐड या डिलीट या कुछ भी और करना है, या नया एरिया डेजिग्नेट करना है, तो गवर्नर का कंसल्ट करके फिर करेंगे, ठीक है। ऑल्दो वो बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट, ठीक है। सो ऐसे शेड्यूल एरियाज में ऐसा नहीं है कि वो कोई यूनियन टेरिटरी बन गया अपने आप में कि सिर्फ सेंटर के डायरेक्शन चलेंगे, वहां स्टेट के भी डायरेक्शन चलेंगे, लेकिन इनका जो रूल है थोड़ा सा टिक्युलर इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर को थोड़ा स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ठीक है। सो गवर्नर वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ ये चीज एक्सटेंड होगी या नहीं एक्सटेंड होगी, ठीक है। सो इस सेंस में थोड़ा सा पिक्यूलियर रहता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। फर्दर, जो गवर्नर है, he has to submit a report to the president regarding the administration of such area annually or whenever required, ठीक है। तो एक रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, और वो साल के एंड में भी हो सकते हैं या कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वो मैंडेटरी नहीं है कि वो एनुअली देना चाहिए, ठीक है। सो ये याद रखना। Next, law applicable to the schedule area. The governor is empowered to direct that any particular act of parliament or state legislature does not apply to schedule area or apply with certain modification, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे ना कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, तो डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे यूज में आती है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि ये सेंटर का ये वाला डायरेक्शन या ये वाला लॉ जो है
नहीं एप्लीकेबल करना या जो वैल्यूज है उस शेड्यूल एरियाज की उसके खिलाफ है, तो वहां इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो लॉ है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, सो वो स्टेट लॉज के लिए भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के लॉज के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आगे हम देखेंगे, जो 6th शेड्यूल के अंदर जो एरियाज हैं उनमें और इस पॉइंट में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखना कि गवर्नर is empowered with respect to parliamentary laws and state legislature law। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आगे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक हाँ, he है, is मतलब he can see whether it's in his discretion ki whether the laws will apply or not, and he can modify state laws and parliament laws also. Again, that is with in consultation with tribal advisory council. राइट, ठीक है। सो गवर्नर इज बेसिकली एम्पावर्ड टू फॉर्म अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इनफैक्ट ये चीज मैंडेटरी है, जितने भी ये 10 स्टेट हैं इनको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ेगी, एक ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजें इन पे मैंडेटरी है। तो कोई कंपोजिशन बता सकता है क्या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? 80 members हैं, 4/5 are elected members and 1/5 are nominated. आई गेस थोड़ा सा उल्टा हो गया है, बिकॉज जो स्ट्रेंथ होती है वो है मिनिमम 20 मेंबर्स की। ठीक है, मिनिमम 20 मेंबर्स है, जिसमें से जो 3/4 है दे शुड बी एमएलए फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, सो आई गेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट ये याद रखे ना, लक्ष्मीकांत में है आई गेस। एक सेकेंड, Yes, 3/4 है। हाँ, तो अगर 20 मेंबर हो, whom are representative of ST in state legislative assembly। हाँ, तो मतलब वो 15, अगर लेट्स से 20 का पावर, 20 का स्ट्रेंथ है, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ 20 विच इज 15। तो 15 एमएलए होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी appointed by the governor with a minimum strength of 20 persons, of whom 3/4 will be MLAs from the tribal community of that state legislative assembly। ठीक है, बाकी 5 जो होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द गवर्नर। नेक्स्ट, द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइसेस गवर्नर फॉर वेलफेयर ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, सो माइंड यू ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नर के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नर कैन जस्ट कंसल्ट विद दिस बॉडी, बट अल्टीमेटली उनका खुद का ही डिस्क्रिप्शन होता है, क्या वो चीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्या वो किसी पार्लियामेंट लॉ को मॉडिफाई करना चाहते हैं या किसी स्टेट लॉ को मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये चीज याद रखना है। ठीक है, और कुछ इसमें अलग से नहीं है। तो आई होप 5th शेड्यूल वाला जो है वो क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई डाउट है क्या? सो नेक्स्ट कुछ और छोटे मोटे चीजें पता होना चाहिए अपने को। तो शेड्यूल एरिया के अंदर लेट्स से कोई मेरे को नया एरिया ऐड करना है अंडर शेड्यूल 5, तो इट वुड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये चीज उसके खुद के शेड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर कोई नया एरिया एड ऑन करना होगा या कुछ चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट कैन चेंज इट विदाउट giving या without bringing on any constitutional amendment act। ठीक है, next it is basically the legislative power of the parliament। ठीक है, so ये याद रखना। तो इसके रिगार्डिंग अभी कुछ कमीशन स्टैप बनाई थी प्रेसिडेंट ने। ठीक है, सो कोई बता सकते हो क्या नाम थे उन कमीशन के विद रिगार्ड्स टू शेड्यूल एरियाज, टू स्टडी द शेड्यूल एरियाज? UN UN देवर देवर 1960 और फिर दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 2002। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये कमिटीज का थोड़ा देख लेना इंपॉर्टेंट है। देबार कमेटी 1961 और दिलीप सिंह भूरिया 2002। ठीक है, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया कौन से शेड्यूल के अंडर आता है? सिक्स्थ शेड्यूल।
हाँ, तो बस उसको ऐसा देख लेना। वैसे ट्राइबल एरियाज वहां पे भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जनरली पॉलिटी के पार्लेंस में हम लोग जब शेड्यूल एरिया बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5th शेड्यूल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइबल एरियाज तो 6th शेड्यूल। ठीक है, बाकी अगर कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ ट्राइबल तो वहां पे भी है, ट्राइबल यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इस सेंस में है कि ये चीज माना गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, AMTM करके हम इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं। ठीक है, नीचे नीचे मतलब लोअर लोअर जो स्टेट्स हैं ना वही आते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। असम हो गया, मेघालय उसके नीचे है, और फिर वो 2 लोब्स हैं, छोटे छोटे फिंगर्स कह सकते हो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहां पे एक तरफ मिजोरम है और एक तरफ त्रिपुरा है। ठीक है, सो ये 4 स्टेट है 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो ट्राइबल्स थे, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे विद रिस्पेक्ट टू द अदर ट्राइब्स, तो इनके वेलफेयर के लिए ये अलग से शेड्यूल बनाया गया और यहाँ पे ऑटोनॉमी इनको बहुत ज्यादा दी गई है। ठीक है, सो 6 शेड्यूल में हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। ठीक है, सो ये जो काउंसिल होती है बेसिकली एडमिनिस्टर्स द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने रहते हैं ना, वहां पे अपना अफेयर जो है वो खुद मैनेज करते हैं। ठीक है, सो कंपोजिशन बता सकते हो क्या होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की? व्हाट इज द कंपोजिशन? 30 members हैं, 30. 26 elected, 4 nominated by governor. Right. And what is the term of ADC? 5-year term. करेक्ट। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है इन केस ऑफ असम, वहां पे कुछ अमेंडमेंट वगैरह किए थे इन लोगों ने, उसकी पावर थोड़ी बढ़ाई थी। तो उस सेंस में वी शुड नो अबाउट दिस होल बेसिक्स ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो दीज बेसिकली एडमिनिस्टर द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, governor is the special representative. ठीक है, he can modify, alter, demarcate the area of tribal areas. ठीक है, so जैसा हमने देखा था इन केस ऑफ 5th शेड्यूल गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे 6th शेड्यूल में भी गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउएवर थोड़ा सा ये चीज डिफरेंट होगा इन द सेंस if there are different tribes in an autonomous region, then the governor can divide the district in several autonomous region. ठीक है, या लेट्स से बोडो रीजन है तो उसमें ऐसा नहीं कि सारी ट्राइब्स बोडो हैं, उसमें कुछ और ट्राइबल्स भी हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए वो फर्दर उसमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होती है उसके अंदर 30 सीट्स होती हैं, जिसमें से 26 आर इलेक्टेड वाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, अब ये जो काउंसिल है काम क्या क्या करती है? ये लेजिस्लेटिव काम कर सकती है, मतलब अपने एरिया के लिए लॉ बना सकती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर सकती है, नेक्स्ट जुडिशियल फंक्शन प्ले कर सकती है, यानी वो विलेज कोर्ट्स बना सकती है। एंड दीज विलेज कोर्ट्स आर मतलब अगर विलेज कोर्ट में कहीं पे इशू नहीं सॉल्व होता है तो उससे ऊपर अगर हमें जाके अपील करनी है तो इट वुड लाई टू हाई कोर्ट। ठीक है, देन फाइनेंशियल पावर्स भी है इनके पास, लाइक इम्पोजिंग टैक्सेस, तो ये सब पावर्स दी गई है, मतलब अपने आप में चलती फिरती गवर्नमेंट ही हो जाती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। फर्दर जो लेजिस्लेटिव एक्ट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, उस वो कैसे लगते हैं, मतलब वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, इस पे भी डिफरेंस है। ठीक है, तो जो 5th शेड्यूल हमने देखा था वहां पे हमने देखा गवर्नर इज द सोल अथॉरिटी, ही वुड डिसाइड ऑन हिज डिस्क्रेशन, मतलब उसमें वो कंसल्ट भी करता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को, लेकिन वो अगेन बाइंडिंग नहीं होता उन पे। So the governor is solely on his discretion with regards to implementation of parliamentary laws or state laws to those schedule areas in Schedule 5. ठीक है, तो वहां पे सब करता धरता गवर्नर ही थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे अगर असम का स्टेट का बात करें हम लोग, तो गवर्नर कैन मॉडिफाई बोथ पार्लियामेंट लॉज एंड स्टेट लॉज। ठीक है, सो ये याद रखना, यहाँ पे सेम चीज जैसा 5th शेड्यूल में देखा तो वैसे ही हो रहा है असम के केस में, लेकिन जो बाकी 3 स्टेट है दैट इज मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, देयर द गवर्नर कैन ओनली मॉडिफाई स्टेट लॉज। ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए कौन प्रोविजन देगा? हु विल डिसाइड मॉडिफाई करना है पार्लियामेंट्री लॉ? President. राइट,
तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बीच में। वहां पे पूरा गवर्नर करता रहता था, बट यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में डिवाइड हो जाता है इन ओनली दीज थ्री स्टेट, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो याद रखना, ठीक है। फर्दर चल लेते हैं। असम के अंदर 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एडीसीज। नाम बता दो फटाफट से। बोडोलैंड, फिर नॉर्थ काचर, कार्बी आंगलोंग। राइट। तो लोकेशन पता है क्या इनका, कहाँ कहाँ पड़ता है? बोडोलैंड आई थिंक ऊपर अरुणाचल से टच होता हुआ सबसे ऊपर की तरफ। नहीं, बोडोलैंड जो है वो वेस्ट बंगाल से टच होता है। दार्जिलिंग वाला जो एरिया है ना वेस्ट बंगाल का, उससे टच होता है, ठीक है। रायमोना हमने पढ़ा था, नेशनल पार्क है वहां पे। तो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के अंडर आ जाता है, ठीक है। फिर वहां से आप थोड़ा आगे जाओगे टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। जो एक लिम्ब बना है ना, जैसे एल शेप का है, अगर नक्शे में देखोगे तो यू विल फाइंड कि असम का मैप एल शेप का है। तो वो जो नीचे वाला लोअर लिम्ब है ना, वहां पे फिर कार्बी एंगलोंग आता है, और कार्बी एंगलोंग के नीचे कैशर हिल है, ठीक है। सो ये 3 एरियाज है। नेक्स्ट मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, सबको पता ही है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो इनको, गारो, खासी, जैंतिया को। ये गारो खासी जैंतिया, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट ना, सॉरी देन जैंतिया खासी गारो। राइट। तो इतना सिंपल ये याद रखना। त्रिपुरा में एक हमारे पास त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल है, तो बस त्रिपुरा में एक है, बाकी तीनों के अंदर 3-3 है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट मिजोरम में है चकमा, मारा, लाई, ठीक है। सो इतना ही है, सिंपल ही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस थोड़ा सा ये याद रख लेना, टेरिटोरियल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होते हैं, एंड वो केवल एक एडवाइजरी बॉडी होता है, मतलब मिनिमम 20 मेंबर्स होते हैं, एंड 3/4 उसके अंदर से स्टेट एमएलए होंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, ठीक है। सो ये याद रखना। और एडीसी के अंदर 30 मेंबर होते हैं, 26 आर इलेक्टेड वाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। लेकिन जो एडीसी होती है उसके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमस होता है, बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, इतना ट्राइबल एडवाइजरी के पास कुछ भी पावर नहीं होती, ठीक है। सो ये डिफरेंस था मेजरली। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और छोटा टॉपिक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 239 से 241, ठीक है। सो अभी रिसेंटली एक बिल भी आया था विद रिगार्ड्स टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए इसके बारे में, कि क्या बैकग्राउंड है, क्या बैकड्रॉप है, ठीक है। सो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट 3 काइंड ऑफ टेरिटरीज। एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट हो गया, फिर यूनियन टेरिटरी हो गया, एंड एनी टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, ठीक है। ये हमने आर्टिकल 1 में देखा था। तो ये यूनियन टेरिटरी वाला यहाँ पे मेंशन आता है उसका, ठीक है। सो हाँ, बस आई थिंक इसमें एट प्रेजेंट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। अंडमान निकोबार, ठीक है, 1956 में, दिल्ली 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, पुडुचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो सेपरेट कर दिए गए थे, ठीक है, 2019 में। एंड फिर दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, इनको यूनाइट कर दिया गया था, ठीक है। पहले ये सेपरेट एंटिटी थे, लेकिन अब इनको यूनाइट कर दिया गया इन 2019, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो इनके बारे में। एंड यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। वो अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो उनके बिहाफ पे फिर रन करते हैं पूरी यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। सो एक चीज याद रखना, जैसे हम बोलते हैं ना, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, तो ऐसा हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं बोल सकते। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी is an agent of president and not the head of a state like governor, ठीक है। सो एक सवाल पूछता हूँ, क्या दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या हाँ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है दिल्ली के? ही इज एन एजेंट ऑफ द, एजेंट नहीं बोल सकते, एजेंट ही बोलेंगे ना प्रेसिडेंट का। हाँ, एजेंट तो वैसे गवर्नर, एजेंट तो वैसे सारे ही हैं, मतलब लाइक गवर्नर भी एजेंट ही होते हैं सेंटर के,
लेकिन इज ही ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दिल्ली? ट्रू और फॉल्स? False. हाँ, राइट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, वो बस एक सिंपली एजेंट ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। Next, President can specify the designation of an administrator. It may be lieutenant governor or a chief commissioner or an administrator. At present, it is the lieutenant governor in Delhi, Puducherry, Andaman and Nicobar, Jammu Kashmir and Ladakh. Administrator in case of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman Diu and Lakshadweep. ठीक है। सो ये lieutenant governor का जो औहदा है, ये कुछ स्पेसिफिक टेरिटरीज के लिए, बाकी जगह उनको एडमिनिस्ट्रेटर नाम से ही बोला जाता है। ठीक है। So याद रखना, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी in 1963 and Delhi in 1992 and Union Territory of Jammu and Kashmir are provided with a legislative assembly and a council of minister headed by a chief minister. ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हो। Next, the Bombay High Court has jurisdiction over 2 union territories, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. ठीक है। Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Lakshadweep, Puducherry are placed under Calcutta, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड मद्रास हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये लोकेशन से पता लगा सकते हो। थोड़ा अंडमान पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो शायद चेन्नई हाई कोर्ट से एसोसिएटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडमान में हाईएस्ट जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बंगाली है, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ इसका बंगाल में लगता होगा। ठीक है। और पुडुचेरी का जो है वो मद्रास में लगता है, लक्षद्वीप का केरला में लगता है, चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है तो वहां लगता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, इट्स कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये याद रखना। नाउ दिल्ली के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजन देख लेते हैं। So the 69 Constitutional Amendment Act of 1991 provided a special status to Delhi and redesignated as NCT, National Capital Territory. ठीक है। So एक चीज पूछता हूँ, is there a difference between NCT and NCR? I repeat, is there a difference between NCT और NCR या दोनों सेम चीज होती है? डिफरेंट है ना। एनसीआर Different है। अलग है। दिल्ली के अराउंड जो कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स हैं उनके कुछ पार्ट्स भी ले आते हैं। करेक्ट, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एनसीटी जब आप बात करो तो सिर्फ दिल्ली की ही बात करो, दिल्ली के नोएडा वोएडा नहीं गिन रहे आप वहां पे। ठीक है, तो वो एनसीटी है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनसीआर, मतलब कॉमन पार्लेंस में तो वो केवल गुड़गांव नोएडा को इंक्लूड कर लेता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम एनसीआर बोलते हैं तो कंटिग्यूअस स्टेट्स के एरिया तक इंक्लूड कर लेता है, एज फार एज राजस्थान। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसके बीच में। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। इट हैज क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये डिफरेंस याद रखना, जो स्टेट हम पढ़ते हैं वहां पे अपॉइंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर को, वहां गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन दिल्ली में उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंड ओथ कौन दिलाते हैं दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को? Who administer oath to the Delhi CM? प्रेसिडेंट। नहीं। सो यहाँ पे अगेन डिफरेंस है। मिनिस्टर। उनको ओथ, हाँ, चीफ मिनिस्टर को एक्चुअली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। ठीक है, बट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड। ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो इतना ही था। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? आर्टिकल 293 AA जो है, इट इज विद रिगार्ड्स टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, एक तो ये चीज याद रख सकते हो। और पौंडीचेरी के लिए कौन सा आर्टिकल है? टू 239A है, इतना ही याद रखना। ठीक है, तो 239A इज फॉर द पुडुचेरी एंड 239AA जो है वो विद रिगार्ड्स टू दिल्ली है। ठीक है, और एक सिंपल ए जब बोलेंगे तो पुडुचेरी की बात हो रही है, और डबल ए बोलेंगे तो फिर वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज था इसके अंदर। कुछ और ऐड करना है किसी को? चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट। विच इज द वन यूनियन टेरिटरी विच इज हैविंग इट्स ओन हाई कोर्ट? ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है?
करेक्ट, केवल दिल्ली है उसके पास अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये था शेड्यूल एरियाज हो गया, और हमारा स्पेशल स्टेटस हो गया स्टेट्स का, प्लस यूनियन टेरिटरी वाला पार्ट हो गया। सो अब चलते हैं पंचायती राज की ओर। ये काफी पार्ट इम्पोर्टेंट है, हर 2-3 साल में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो कौन से शेड्यूल में आता है पंचायती राज, एंड कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था? 11th व्हाट? Constitution 11th Amendment Act, शेड्यूल पंचायती राज 11th और schedule. 73rd अमेंडमेंट में ये लोकल गवर्नमेंट हुआ था, उसमें ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का 73rd एंड 74 रिस्पेक्टिवली। तो ईयर याद रख लेना, 73rd था, सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1992, ठीक है। और 11th शेड्यूल में डाला गया था, तो याद रख लेना ये चीज। 10th शेड्यूल क्या था? व्हाट वाज 10th शेड्यूल अबाउट? एंटी डिफेक्शन। करेक्ट, एंटी डिफेक्शन के लिए था। सो अगर हम शुरुआत करें तो ब्रिटिश पीरियड में हम लोग देखते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जोर आने लगता है। सबसे पहले मेयो रेजोल्यूशन होता है 1870 का। इट गेव इम्पेटस टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया? Rippon हाँ बिल्कुल सही है, इट इज लॉर्ड रिपन इन 1882, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, उन्होंने ये जो एक मैग्ना कार्टा इशू किया था लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। ऑल बोर्ड्स वर टू बी मैंडेटेड टू हैव 2/3 ऑफ द नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेजोरिटी एंड चेयरमैन वाज टू बी नॉन ऑफिशियल, ठीक है। तो ये याद रखना ना। फिर एक रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन भी आया था, उन्होंने भी पंचायत का इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज किया था। फिर फर्दर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर हम देखते हैं 1919 में ट्रांसफर्ड लोकल गवर्नेंस टू द प्रोविंसेस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था। एंड सबसे पहला म्युनिसिपैलिटी कहाँ पे बना था? There was the first municipality formed in India. Madras. मद्रास। करेक्ट, मद्रास। तो ये कुछ ब्रिटिश पीरियड के अंदर आप देख सकते हो इन्फ्लुएंस रहता है। अब आते पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये स्टेटमेंट देख लेना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरली भी आंसर कर सकते हो, अगर नहीं भी पढ़ा होता तो इजीली आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो 2 नंबर इजीली ऐसे आ जाते इससे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये बस पंचायती राज का मीनिंग के ऊपर ही 15 के अंदर एंड 17 के अंदर, ठीक है। यूपीएससी ने 2015 में एंड 17 के अंदर डायरेक्ट एक बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ रहा था पंचायती राज के बारे में, अगर थोड़ा भी पढ़ा रहता तो इजीली हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, कमिटीज देख लेते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वी शुड नो कि कमिटीज क्या थी, क्रोनोलॉजी क्या थी कमिटीज की, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एंड उनके रिकमेंडेशन क्या थे, ठीक है। रिकमेंडेशन तो काफी कुछ रिपीटेटिव थे, बट उनमें जो एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर रहता था वो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बलवंत राय कमेटी आती है इन 1957, रिकमेंडेड अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। अब उसके आगे वो निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि वो पंचायती समिति बनाया था, विलेज लेवल पे बनाया था, जिला परिषद बनाया था, उतना निटी-ग्रिटी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें यह याद रख लेना, जिला कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, ही शुड हैव बीन अ चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद जो हाईएस्ट लेवल था उसका, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक मेहता कमेटी 1977, इट रिकमेंडेड अ 2-tier स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, GVK राव कमेटी 1985, रिकमेंडेड अ 2-tier पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट, दांतवाला, तो दांतवाला रिकमेंडेड अ ब्लॉक लेवल प्लानिंग, और इतना ही था इसके अंदर, इन्होंने स्ट्रक्चर वक्चर के ऊपर कोई अलग से डिटेल नहीं दिया था। वह दांतवाला तो हम पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हनुमंत राव कमेटी, ठीक है। हनुमंत राव कमेटी 1983 की थी, एंड इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए बात की थी एंड कलेक्टर को मेजर रोल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, LM सिंघवी, तो इन्होंने बेसिकली रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज के बारे में बात की थी। LM सिंघवी जो कमेटी थी ये तब राजीव गांधी के अंडर आई थी, ठीक है।
नेक्स्ट हंगन कमिटी 1988 recommended a 3-tiered panchayati raj system. Then next is Gadgil committee 1988 recommended a 3-tier panchayati raj system. ठीक है, तो ये था इसके अंदर स्ट्रक्चर. सीक्वेंस पता होना चाहिए. बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव. दांत वाला नहीं भी याद रखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेटी ज्यादा पढ़ते नहीं हम लोग. नेक्स्ट हनुमंत राव कमेटी है, फिर एल.एम. सिंघवी है, फिर हंगना, फिर गदगिल है 1988 में. ठीक है, सो ये कमिटीज थी. किसी को कुछ और ऐड करना है कि इन कमिटीज में? ठीक है, सो आगे चलते हैं. बस ये याद रखना है, ये लास्ट की जो 3 कमेटी पड़ी ना, सिंघवी, हंगन और गदगिल, इन तीनों ने ये बोला था कि ये पंचायती राज जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो. तो ये आप याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं जो लैंडमार्क जो जजमेंट लॉ आया था, विच वॉज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. ठीक है, डायरेक्टली इसी चीज पे सवाल पूछा यूपीएससी ने 2011 में कि ये किस चीज के बारे में था. ठीक है, तो ये पंचायत राज से रिलेटेड है. एंड इससे पार्ट ऐड हुआ 9 और शेड्यूल ऐड हुआ 11. ठीक है, और आर्टिकल्स पता होना चाहिए थोड़ा सा, एक्सटेंड कहां से कहां तक है. तो आर्टिकल 243 से लेके 243 कैपिटल ओ ऐड हुई है. ठीक है, सो ये याद रख सकते हो. नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शनल आइटम्स, मतलब क्या क्या पावर जो डिवॉल्व की गई थी. ठीक है, तो ये याद रखना 29 फंक्शनल आइटम्स थे पंचायत के अंदर. इट डील्स विद आर्टिकल 243G. ठीक है, जो 243G के अंदर ये सारे फंक्शनल आइटम मेंशन्ड है, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट ये जो आगे हम देखेंगे पीआरआई के अंदर जो प्रोविजंस है, ये कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस थे और कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस थे. मैंडेटरी मतलब जिनको मानना था, और वॉलेंट्री मतलब स्टेट के ऊपर डिस्क्रिप्शन था कि वो और पावर डिवॉल्व करना चाहता है कि नहीं करना चाहता. ठीक है, तो ये याद रखना. सो ये एक मॉडल एक्ट था जिसके अंदर ये बोला गया था कि एवरी स्टेट मस्ट एनेक्ट अ पार्लियामेंट्री पंचायती राज एक्ट टू एस्टैब्लिश अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो ये ऐसा नहीं था कि इस एक्ट के आने से स्टेट के अंदर ऑटोमेटिक पंचायती राज बन गई. ठीक है, क्योंकि स्टेट को अपनी पावर डिवॉल्व करनी है, तो उस सेंस में ये एक फेडरल इश्यू का लॉ था. ठीक है, सो इसमें हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट जरूरी था. ठीक है, क्योंकि स्टेट अपना पावर डिवॉल्व कर रहा है और उसको डिवॉल्व करने के लिए कह कौन रहा है, वो सेंटर कह रहा है. तो ये एक फेडरल इश्यू से रिलेटेड इश्यू हो गया. तो ऐसा अगर लॉ आता है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, साथ ही स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई दैट. ठीक है, तो उस सेंस में ये हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन हुआ था, इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट होते होते 1 साल से ऊपर लग गया था. तो ये चीज याद रखना. सो नेक्स्ट इसके अंदर एक 3-tier स्ट्रक्चर एनविसाज किया गया था, मतलब जनरली 3-tier है. So the act provides for a 3-tier system of panchayati raj in every state. That is panchayat at the village, then a panchayat at intermediate and panchayat at district level. तो ये याद रखना. लेकिन ये जो इंटरमीडिएट वाली जो पंचायत है, इट इज ऑप्शनल. ऑप्शनल मतलब वो जरूरी नहीं है. इन स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लाख. ठीक है, तो ऐसे छोटे पॉपुलेशन वाले स्टेट है, उन्हें जबरदस्ती इंटरमीडिएट पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है. वो सिर्फ 2 लेवल रख सकते हैं. बाकी जितने भी स्टेट है बच गए, उन सब के पास जो पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख से ज्यादा ही है जनरली. तो उस सेंस में 3-tier स्ट्रक्चर रहेगा. So election of members and chairperson. So all members of panchayat at village level, intermediate and district level shall be elected directly by the people. ठीक है, so mind you ये member की बात हो रही है. ठीक है, member जो है वो directly appointed हो गए. and chairperson की बात करें तो what about chairperson? They are indirectly elected, ना? हाँ, तो ये याद रख लेना. चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, दे आर जनरली इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है, सो और ये बेसिकली डिपेंड भी करता है कि स्टेट जो स्टेट है, रेस्पेक्टिव स्टेट, उसने कैसा लॉ पास किया उसके लिए. ठीक है, तो स्टेट के लेजिस्लेटिव पे भी डिपेंड करेगा. तो इतना ही था इसके अंदर. नेक्स्ट चलते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं. तो किन के लिए रिजर्व सीट रहती है पंचायत के अंदर? ST women and PhD वुमेन्स
हाँ, कितना हाँ मतलब याद रखना स्टेट डिसाइड करेगा महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्व रहता है ना। पॉपुलेशन। SC ST व्हाट। और वुमन के लिए 1/3 रिजर्वेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हम्म, हाँ मतलब नहीं वुमेन नहीं, के लिए 1/3, एक से मैं क्लियर कर देता हूँ, 1/3 फॉर द वुमेन, ठीक है। और SC ST के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन रहता है, इट इज एज पर द पॉपुलेशन ऑफ SC इन दैट स्टेट, ठीक है। तो ये याद रखना। पूछूंगी और ओबीसी रिजर्वेशन हाँ है क्या इसमें? मैंडेटरी नहीं है, बट स्टेट कैन प्रोवाइड कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन रखो, करेक्ट। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात कर लेते हैं। तो कितना ड्यूरेशन होता है पंचायत का? 5 year। 5 करेक्ट, 5 years होता है। एंड लेट्स से इफ इट इज डिसॉल्व्ड अर्ली, ठीक है, तो एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए विद इन लाइक 6 months, सॉरी मतलब वो फटाफट से इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर जो रिमेनिंग टर्म था उस डिसॉल्व्ड पंचायत का, इफ इट वाज लेस देन 6 months, सो वहां पे कोई नई पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे तो फिर वो सस्पेंडेड रह सकती है या डिसॉल्व रह सकती है, और उसके बाद जो फ्रेश इलेक्शन होने थे 6 महीने के बाद, वहां से नई पंचायत बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो 6 महीने से पहले डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो वहां पे जो फ्रेश इलेक्शन होंगे, दे वुड बी हेल्ड इन, मतलब वो जब भी होंगे उसके बाद जो नई पंचायत बनेगी, इट वुड बेसिकली रूल फॉर रिमाइंडर, मतलब फुल 5 year टर्म्स के लिए रूल करेगी, फॉल्स। सॉरी। हाँ तो ये ट्रू और रहेगा, फॉल्स रहेगा ये। फॉल्स है। रिमाइंड मतलब जैसे 3 इयर्स में डिसॉल्व हो गया, बाकी का 2 इयर्स न्यू पंचायत रहेगी, उसके बाद फ्रेश इलेक्शन। करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो इसीलिए वो 6 महीने वाला लॉजिक रखा गया था कि अगर फ्रेश इलेक्शन होने हैं 6 महीने बाद और उस दौरान वो डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर नया इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब फिर कोई नई पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। वो 6 महीने के बाद जो नया इलेक्शन होगा उससे एक नई पंचायत बनी जाएगी। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम है इलेक्शन में और वहां पे वो डिसॉल्व हो रही है, तो वहां पे फिर आपको एक नई पंचायत बनानी पड़ेगी, और वो जो नई पंचायत है वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म, मतलब रिमाइंडर ऑफ द 5 year टर्म जो है उसके अंदर रूल करेगी। तो ये याद रख सकते हो, इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट प्रोविजन वाज डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो बता सकते हो क्या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है इसमें? वो स्टेट डिसाइड करेगा ना, एक अथॉरिटी स्टेट will decide, and that authority will decide about the disqualification also. Correct. So no person shall be disqualified for being chosen as a member if he is so disqualified under any law being at force for the purpose of election to the state legislature, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लॉ चल रहा है तो वो उस पे लगेगा, अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा अगर कोई और लॉ बना देता है स्टेट लेजिस्लेचर तो भी वो लग सकता है उस पर, ठीक है। उसके अंदर डिस्क्वालिफाइड होगा, मतलब अगर स्टेट का डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसा कोई अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। दूसरा, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 years ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 years, ठीक है। तो ये अगेन यूपीएससी ने 2016 में प्रीलिम्स में पूछा था स्टेटमेंट। तो ये याद रखना, अगर उसकी एज 21 years से ऊपर है तो आप उसको इस ग्राउंड पे नहीं कह सकते कि आपकी उम्र 25 साल से है, तो 25 साल से नीचे है तो आप नहीं बन सकते मेंबर। तो वो चीज नहीं लागू होगी। अगर 21 साल से ऊपर उसकी उम्र है तो ही कैन बिकम मेंबर ऑफ द पंचायत, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंदर बनती है, तो अपॉइंट कौन करता है इसके मेंबर्स को? गवर्नर। करेक्ट। एंड इनका जो रिमूवल कैसे होता है, हाउ इज ही रिमूव्ड? ना व्हाट? हाई कोर्ट हाँ करेक्ट, हाई कोर्ट के जज
हाई कोर्ट के जज का जैसा रिमूवल होता है वैसे रिमूवल होगा इनका, ठीक है। तो याद रखना, तो अपॉइंट इनको गवर्नर करते हैं, लेकिन ही वुड बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और रिमूवल का ग्राउंड जो है वो सेम है एज रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कैसे रिमूव होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट, जल्दी बता दो। Two-third of चलो member ठीक है, मैं present and voting. वो तो आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच गए। एक शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से किसी का रिमूवल कराना है, तो उसके लिए पहले एक मोशन पास करना पड़ेगा कि हाँ हम इन्हें रिमूव कराना चाहते हैं। तो कितने लोगों का साइन होना चाहिए उसके अंदर? 100 from Vote. Lok Sorry, 100. 90 members, huh? सो ये याद रखना, कल ही डिस्कस किया है, 100 फ्रॉम लोकसभा होना चाहिए एंड 50 फ्रॉम राज्यसभा। ये लोग इकट्ठे होंगे, एक मोशन जाके स्पीकर के सामने रखेंगे कि हम इसको रिमूवल कराना चाहते हैं, आप ये मोशन बिगिन कराइए, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्क्रिशन है स्पीकर के पास, ही में एग्री और ही में डिसएग्री विद द पॉइंट। इफ ही एग्रीज, ठीक है, तो फिर एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी में 3 लोग होंगे। कौन होंगे वो 3 लोग? CJI or Judge of Supreme Court, Justice of High Court, Distinguished Juries. हाँ, According to तो यार 1968 Act. सो ये याद रख लेना, इसके अंदर ये चीज बोला गया है कि 3 मेंबर जो कमेटी होगी उसमें सीजीआई और अ सुप्रीम कोर्ट जज, देन नेक्स्ट मेंबर इज चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, एंड देन नेक्स्ट इज एन एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। तो ये लोग इंक्वायर करेंगे एंड फिर फाइंड आउट करेंगे कि हाँ क्या प्रोसीजर क्या है, मतलब हाँ ये सही है कि नहीं है, और फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बिहाफ पे स्पेशल मेजोरिटी से हर हाउस को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिमूवल के लिए, एंड आफ्टर विच द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, सो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात हुई थी इसके अंदर। द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल आफ्टर 5 years कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स। The governor is principal for determining taxes and duties which are appropriated by the पंचायत। तो ये चीज याद रखना, कितना पैसा मिलेगा उसके लिए गवर्नर एक प्रिंसिपल अथॉरिटी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, हमने देखा था 29 फंक्शनल आइटम्स की लिस्ट थी जो पावर्स डिवॉल्व किए गए थे। तो उनमें कुछ मैंडेटरी है और कुछ डिस्क्रिशनरी है। तो अपने को पता होना चाहिए क्या डिस्क्रिशनरी है क्या मैंडेटरी है, ठीक है। सो ये याद देख लेना। सो पहला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। तो ये तो कंपलसरी प्रोविजन है कि अगर आपने ये एक्ट पास किया है स्टेट में तो फिर आपको ये बनाना ही पड़ेगा। तो पहला ग्राम सभा इन विलेज, ठीक है, और ग्रुप ऑफ विलेज। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 tier स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें भी एक कैवेट है कि अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पे आप स्किप कर सकते हो सेकंड लेवल, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये याद रखें, ये भी कंपलसरी है। जो चेयरपर्सन है पंचायत का एट इंटरमीडिएट एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, मतलब जो चुने हुए लोग थे ग्राम पंचायत से वो आगे इंसान को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, 21 years to be the minimum age for contesting election of panchayat. Next, reservation of seats for ST in panchayat at all 3 levels, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, रिजर्वेशन है सीट्स का मेंबर्स और चेयरपर्सन के लिए फॉर ST इन पंचायत एट ऑल लेवल। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट ऑफ बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल 3 लेवल। नेक्स्ट, फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 years, ठीक है। और फ्रेश इलेक्शन होंगे अगर मतलब 6 महीने नहीं बचे डिसॉल्व, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने में, ठीक है।
6 महीने से कम टाइम है तो फिर वहां बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा है तो फ्रेश इलेक्शन होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सो ये था कंपल्सरी प्रोविजन, बाकी सब जो बचा वो सब वॉलेंट्री प्रोविजन होता है, ठीक है। सो ये अपने को पता होना चाहिए। सो ये जो 30 ये जो हमने प्रोविजन देखे सारे, ये सभी स्टेट्स में कुछ कुछ एक्सेप्शन के साथ लग रहे थे, जैसे कि आप इन्हें शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया में नहीं लगा सकते, उसके लिए एक अलग एक्ट आता है, और सो उस सेंस में वहां नहीं लगता। यूटीज के अंदर द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू एनी सब्जेक्ट ऑफ यूटी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई, ठीक है। सो यूटीज के लिए इसमें थोड़ा एक्सेप्शन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो वो पता होना चाहिए। सो ये थे 11 कंपल्सरी प्रोविजन, बाकी सब वॉलेंट्री है, मतलब स्टेट चाहे तो अपनी पावर और डिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेसा एक्ट है, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज दिस पेसा एक्ट? एनीवन? Panchayat to scheduled areas. हाँ, आगे इसमें मतलब आई थिंक हाँ, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रिकॉग्निशन इम्पोर्टेंट मिला था पैसा एक्ट से, ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसे एरियाज जो 5th शेड्यूल के अंडर नहीं आते हैं, और जो मतलब ट्राइबल एरियाज हैं लेकिन 5th शेड्यूल के अंडर नहीं आते हैं, वैसे एरियाज में पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है पेसा एक्ट। है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्टेट्स अंडर 5th शेड्यूल, उन्हीं के लिए ही है ये। शेड्यूल्ड एरियाज वही मतलब नेम इटसेल्फ सेज ना, ट्राइबल नहीं है, शेड्यूल्ड एरियाज है। लेकिन ट्राइबल एरियाज मतलब उनके अंडर नहीं आना चाहिए ना 5th शेड्यूल में। उन्हीं के अंडर, उन्हीं उनको एरियाज एक्सटेंड के करने लिए के लिए ये एक्ट जो लाया है। इनिशियली में, हाँ इनिशियली मैंने क्या बोला था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नहीं लग रहा था इन केस ऑफ 5th शेड्यूल एरियाज। 5th शेड्यूल एरिया में ऐसा नहीं कि पूरा स्टेट इज शेड्यूल्ड एरिया, एक सर्टेन पार्ट होता है स्टेट के अंदर जो शेड्यूल एरिया होता है, तो वहां पे ये पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लग रहा था, तो वहां पे भी एक पंचायती राज सिस्टम बनाने के लिए हम पैसा लेके आए हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली 5th शेड्यूल के लिए और स्टेट के लिए नहीं है ये। तो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है। तो एवरी विलेज शेल हैव अ ग्राम सभा, माइंड यू एवरी विलेज। ऊपर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा था उसमें ये बोला था अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, उसके लिए आप एक पंचायती राज सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, या एक ग्राम सभा बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे एवरी विलेज, ठीक है। सो ये डिस्टिंक्शन है और इसको थोड़ा दिमाग में रखना। एवरी विलेज शेल हैव अ ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन whose name are included in the electoral rules for Panchayati Raj at the village level. Next, to recognize traditional rights, free tribals from exploitation and provide self-governance, ठीक है। So बाहर वाले आके उनको exploitation ना करे तो उसकी भी power है। Every panchayat at village level shall be required to obtain from Gram Sabha a certificate of utilization of fund for above plan, program and projects, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा होगा तो ग्राम सभा से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। Next, the reservation of seat and schedule area in every panchayat shall be in proportion to the population of communities, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्राइबल एरिया है लेकिन वहां पे ट्राइबल एरिया में भी बहुत सारी ट्राइब्स हो, तो उस एरिया में जितनी ट्राइब्स होगी उन्हीं के हिसाब से रिजर्वेशन करोगे आप अलग अलग पोस्ट में। तो ये याद रखना। However, the reservation for scheduled tribes shall not be less than, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ scheduled areas में लगा रहे हैं तो वहां पे हमने बोल रखा है कि मिनिमम तो आपको सीट शेड्यूल एरियाज में इतनी तो देनी है, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट, ठीक है, यानी आधी से कम सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व नहीं, मतलब होनी चाहिए, आधी से ज्यादा होनी चाहिए। नॉट लेस देन का मतलब वही है, आधी से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होने चाहिए। फर्दर, ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल शुड बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो चेयरपर्सन की सारी पोस्ट होने के लिए रिजर्व होने चाहिए। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज इन शेड्यूल एरिया शेल बी इंटरेस्टेड टू द पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल।
The prior recommendation of Gram Sabha and Panchayat at appropriate levels shall be mandatory for the grant of concession for exploitation of minor mineral by auction. ठीक है, so कहीं पे अगर माइनर मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वहां पे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, then only you can start mining of these minerals in those areas. तो इस सेंस में काफी पावरफुल बनाया गया है इनको. ठीक है, तो किसी को कुछ और ऐड करना है कि इसमें? हाँ, इसके अंडर एक है माइनर मिनरल्स और माइनर वाटर बॉडीज, ये तो देख ही लिया हमने. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और मनी लेंडिंग रूल्स और मैट्रिमोनियल लॉस, ये भी आएगा ना इसके अंदर? हाँ, राइट है, हाँ हो गया. ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है? Scheduled, how do you differentiate between scheduled areas and tribal areas, sir? The basic मुझे difference पता is, है, थोड़ा differences चाहिए. हाँ बस डिफरेंस इतना ही है. When you talk about schedule areas, you're talking about schedule areas under 5th schedule. And when you're talking about tribal areas, so you're talking about areas under 6th schedule. ठीक है, so बस इतना ही है कि the tribes are more primitive in case of 6th schedule, which is the northeast tribes. ठीक है, so उनके लिए है स्पेसिफिकली, और इससे ज्यादा और कोई अलग ऐसा डिफरेंस, बाकी तो फिर स्ट्रक्चर में देखा ही है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वो सब होते हैं, बट ब्रॉडली यही डिफरेंस है कि वो 5th शेड्यूल में आता है और ये 6th शेड्यूल में आता है. ठीक है, ऑलराइट. सो एक ये भी है कि 6th शेड्यूल में तो हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सोशल बना रखे हैं. डिफरेंस नहीं है सर, सोशल डिफरेंस चाहिए. सोशल डिफरेंस तो बताया ना कि ट्राइब प्रिमिटिव है. इनके प्रिमिटिव मतलब अभी बहुत ज्यादा पीछे है वो टाइम पीरियड में. दे आर लाइक एक कल्चरल हेरिटेज ही बोल लो उनको, कि वो इतना पुराना है उनका लिविंग स्टाइल. तो उस सेंस हाँ में मतलब उनके लिए कुछ सोसाइटी वो मैट्रियार्कल है, वैसा है, मतलब उनका अलग ही ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी के हाँ नॉर्मल एरिया स्केड्यूल एरियाज से कंपेयर हाँ करेंगे. करेक्ट. तो वहां पे हमने ट्राइबल ये पैसा क्यों नहीं एक्सटेंड किया? तो पैसा हमने इसलिए नहीं एक्सटेंड किया क्योंकि वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसके पास सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है. लेकिन जो 5th शेड्यूल एरिया थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए पैसा हमने उनको एक्सटेंड किया है. ठीक है, वैसा याद रख सकते हो. थैंक यू नेक्स्ट, सर. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज द म्युनिसिपैलिटीज. तो पार्ट 9A जो 12th शेड्यूल है उसके अंदर आता है. ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था. एंड the subject of urban local government is dealt by 3 ministries: MHA, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Defense. ठीक है, आगे देखेंगे कैसे ये डिफरेंस है. तो ये लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन वाला हम लोगों ने सब चीज देख ही लिया था. तो स्टार्ट करते हैं विद म्युनिसिपैलिटीज. तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 से आया था. एंड आर्टिकल्स इसमें जैसे हमने वहां देखा था 243 से लेकर 243O वो कमिंग अंडर पंचायती राज. अब म्युनिसिपैलिटीज में उसी पार्ट को फॉलो करा, तो ओ के बाद पी आता है नेक्स्ट. सो 243P टू 243ZG. ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है इन केस ऑफ आर्टिकल्स है इंक्लूडेड है इन केस ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, सो इन एडिशन द एक्ट ऑल्सो एडेड अ न्यू 12th शेड्यूल. ठीक है, तो ये देख लिया. हाँ, यहाँ पे फंक्शनल आइटम 18 दिए गए हैं और ये 243W में आते हैं. इसको कंट्रास्ट करो विद द प्रोविजंस इन पंचायती राज. क्या डिफरेंस था इस स्पेसिफिक पार्ट में जो अभी पढ़ा है? 29 आइटम्स है ना, इसमें 18. राइट. एंड आर्टिकल क्या था वहां पे? 3 to 243O. वहां पे 243G था, यहाँ 243W. ओके, अच्छा. हाँ, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स ना. हाँ. नेक्स्ट, all members of a municipality shall be elected directly by the people of municipal area.
For this purpose, each municipal area shall be divided into territorial constituency known as ward. ठीक है, तो कभी इलेक्शन डालने गए होगे अपने उस एरिया के अंदर, तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड वार्ड. ठीक है, अपने वार्ड में एक आप वोट डालने जाते हो. ठीक है, और वो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, उस हिसाब से वहां से एक वार्ड मेंबर जो है वो इलेक्ट होता है. ठीक, तो ये याद रखना. नेक्स्ट, the act provides for reservation of seat for scheduled castes and scheduled tribes in proportion of their population in the municipal area. ठीक है, सेम पंचायती राज में हमने देखा था. Further, it provides for reservation of no less than 1/3 seats for women. ठीक है, तो वुमेन के लिए सिमिलरली पंचायती राज में जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी 1/3 सीट जो रिजर्व रहेगी. नेक्स्ट, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year term ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्यूनिसिपैलिटी. ठीक है, सो ये चीज भी याद रखना है इसके अंदर कि 5 year का टर्म है एवरी म्यूनिसिपैलिटी के लिए. However, it can be dissolved before the completion of its term, and the fresh election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration of 5 years, and in case the dissolution before expiry of a period of less of 6 months from the date of its dissolution. ठीक है, तो सेम चीज जो वहां देखी थी वही है कि 5 साल रहेगा, और अगर टर्म जो है वो अगला इलेक्शन 6 महीने बाद था और उससे पहले डिसॉल्व हो गया तो फिर उसको नहीं बनाया जाएगा, नया नहीं बनाया जाएगा. लेकिन अगर 6 महीने से पहले डिसॉल्व हो गया तो फिर नया बनाना पड़ेगा. एंड ऐसे में वो जो म्यूनिसिपैलिटी है वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए काम करेगी. तो इतना था इसके अंदर. नेक्स्ट, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड, वही सेम क्राइटेरिया डिस्क्वालिफिकेशन का जो हमने पंचायती राज में पढ़ा था वो भी यहाँ पे लागू होता है. ठीक है, सो इतना ही था इसके अंदर जानने लायक हमारे लिए. नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट. ठीक है, सो एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज. तो अगर आप किसी बिग सिटी से आते हो, Tier 1 सिटी से आते हो, तो वहां पे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है. दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज 3 अथॉरिटी. एक होता है काउंसिल, एक स्टैंडिंग कमिटी एंड कमिश्नर. तो डिफरेंस बता दो इन तीनों के रोल में डिफरेंस क्या होता है. तो ये काउंसलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड CIL is legislative body. Standing committee executive body, I think. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए काउंसिल जो है वो एक तरह का लेजिस्लेशन का वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, वो रूल्स वगैरह बनाने का. स्टैंडिंग कमिटी जो वो है वो बेसिकली काउंसिल में बस एक ब्रॉडली डिसीजन लिया जाता है. जैसे हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट जो है एक ब्रॉड बॉडी है, असली डिसीजन मेकिंग जो है वो कमिटीज के अंदर चलती है, जैसे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी. तो ये कॉन्टिन्यूसली रहती है, मीट करती रहती है. काउंसिल जो होते हैं वो कभी कभी मीट करती है. ठीक है, फर्दर एक कमिश्नर होते हैं. ठीक है, जो कि वो एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं, वो सारा इंप्लीमेंट करते हैं. एंड ये जो कमिश्नर होते हैं ये जनरली IAS होते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना. और एक काउंसिल के जो हेड होते हैं ही इज अ मेयर, एंड द मेयर इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ रिन्यूएबल 1 year टर्म. ठीक है, वो बार बार बन सकते हैं लेकिन हर साल एक इलेक्शन के थ्रू वो डिसाइड होगा कि मेयर कौन होगा. ठीक है, सो ये याद रखना. एंड मेयर एक सेरेमोनियल पोस्ट थी. नेक्स्ट, म्यूनिसिपैलिटीज. तो म्यूनिसिपैलिटीज आर एस्टैब्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स इन स्मॉलर सिटीज. ठीक है, सो अगर आप Tier 2 सिटीज में आते हो तो वहां पे आप म्यूनिसिपैलिटीज देखते होंगे. ठीक है, तो यही चीज है इसके अंदर. एंड यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो ये याद रख सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है. नेक्स्ट इज ठीक है, आगे जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कुछ और थोड़ी चीजों को. ये प्रेसिडेंट जो म्यूनिसिपैलिटीज में एक प्रेसिडेंट या चेयरमैन रहते हैं. मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे मेयर है, इसमें चेयरमैन रहता है, म्यूनिसिपल चेयरमैन. राइट.
सो इसमें ये याद रखना जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं या कॉर्पोरेशन होती हैं, यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये लिबर्टी रहती है कि दे मे प्रोवाइड a person having special knowledge in urban management to become part of these municipalities or municipal corporation, or they may make provision for MPs, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, उस रेस्पेक्टिव स्टेट से, कि they can become part of these municipalities. Next, similar provision can also be provided for MLAs and MLCs. ठीक है, तो याद रखना. नेक्स्ट हम चलते हैं. तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट अगेन सॉरी हाँ, सो स्ट्रक्चर क्या होता है म्यूनिसिपैलिटीज का? तो एक डेलिब्रेटिव विंग होता है और एक एग्जीक्यूटिव विंग होता है. डेलिब्रेटिव विंग में वही जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो सब आके डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए. तो वहां पे एक मेयर होता है एंड वो प्लान्स और स्कीम्स डिसाइड होते हैं, एंड फिर वो जो पूरा आइडिया दे बेसिकली कन्वे टू द एग्जीक्यूटिव विंग. ठीक है, एग्जीक्यूटिव विंग में IAS होता है, चीफ म्यूनिसिपल कमिश्नर. ठीक है, वो फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है. ठीक है, तो यही चीज होता है इसके अंदर. फर्दर कमिटीज हो सकती हैं, वार्ड लेवल कमिटी होती है. ठीक है, और अदर कमिटीज जो स्टेट जो लेजिस्लेचर है थ्रू लॉ कैन डिसाइड कि हाँ और भी कमिटीज बनानी है कि नहीं बनानी. ठीक है, तो ये याद रखना. सो मेंबर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होता है. और चेयरपर्सन जो होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत का, तो यहाँ पे इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, सो ये चीज याद रखना. सो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो है, तो उनके लिए म्यूनिसिपैलिटीज होती है. सबसे हायर बिग सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, देन म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, एंड देन नगर पंचायत होता है. ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जेम्प्टेड एरियाज कौन से हैं? तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो है वो इसके एग्जेम्प्टेड रखा गया है, ये याद रख सकते हो. फिर कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं प्लानिंग के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. ठीक है, सो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है, कैसे इसका जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, और ये फंक्शन क्या करेंगी ये कमिटीज. ठीक है, प्लानिंग के लिए डायरेक्टली ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड नहीं है, बट एक प्लानिंग के तौर पे देखा जाता है इसको. ठीक है, सो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है जिसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं उनका 1/5 जो है आर नॉमिनेटेड. ठीक है, एंड 4/5 यानी रिमेनिंग जो पार्ट रह गया दे आर इलेक्टेड. तो इलेक्टेड कहाँ से होते हैं? तो उस जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से इलेक्ट होके फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का पार्ट बनते हैं. ठीक है, सो इलेक्टेड मेंबर्स जो स्टेट्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स की, दे आर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सो पॉपुलेशन के हिसाब से कि सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उस सेंस में जिला पंचायत की जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से रखी जाती है कि हाँ इतनी इलेक्टेड सीट होने चाहिए, एंड बाकी 1/5 उसका हम लोग जो है वो नॉमिनेशन में रख देंगे. ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. हाँ, ये वाला रेशियो खाली ओनली इन दिस प्लेस, मतलब पूरे लक्ष्मीकांत में यही एक 1/5 4/5 रेशियो है, कहीं और दिखने को नहीं मिलेगा, तो याद रख सकते हो ऐसे. राइट. नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग सिटी होती है, ऐसे एरिया जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, एंड इसमें एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे. ठीक है, वो अगेन जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ दोज एरिया वहां से आएंगे, और 1/3 जो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इट. तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन क्या क्या बने हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. म्यूनिसिपैलिटीज बनी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग बने हैं जिसमें म्यूनिसिपल कमीशन, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी देखा, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हमने देखा. इसके अलावा वार्ड कमिटीज की भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो वार्ड्स होते हैं जहां पे आप जाके वोट डालते हो, वो उनकी भी कमेटी हो सकती है. और इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है अभी जो पढ़ा उसमें? हमने एग्जेम्पशंस देखा है ना, उसमें डिड वी इंक्लूड दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल? हाँ, वो भी है एक्सेप्शन. नहीं, वो नहीं देखा.
हाँ बस वो तो वो देख एक्सेप्शन है सकते और कुछ नहीं। वेस्ट बंगाल में है ये, तो उनका अपना है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। हैं। ऑलराइट, तो इतना ही था इसके अंदर। फर्दर कुछ ऐड करना है किसी को? चलो ठीक है, फिर आगे ये छोटा सा पार्ट देख लो। नोटिफाइड एरिया कमिटी। The notified area committee is created for the administration of two types of area: a fast developing town due to industrialization. Next, a town which does not fulfill all necessary uh, conditions to become a municipalities. ठीक है, so ये चीज याद रखना ना, यहाँ पे जो एंटायर बॉडी होती है नॉमिनेटेड होती है. दैट इज ऑल मेंबर ऑफ द नोटिफाइड एरिया कमिटी इंक्लूडिंग चेयरमैन आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट दीप्ति या नीति आप में से कोई कंप्लीट कर दो ये बाकी पार्ट. हाँ, ये नोटिफाइड एरिया कमिटी है ना, पूरे इन सब में से इफ देर इज ओनली वन कमिटी विच इज नीदर स्टैट्यूटरी नॉर इलेक्टेड, दैट इज नोटिफाइड एरिया, बिकॉज ये नोटिफिकेशन से आता है. बाकी सब कोई ना कोई एक्ट रहता है बेस्ड ऑन सम एक्ट, तो ये है नीदर स्टैट्यूटरी नॉर इलेक्टेड बॉडी. नेक्स्ट इज टाउन एरिया कमिटी. तो ये स्मॉल टाउन्स के लिए है, सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी है, एंड ये भी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट एंड होली और पार्शियली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय स्टेट. एंड उसके बाद आएगा कंटोनमेंट बोर्ड. कंटोनमेंट बोर्ड ऑब्वियसली डिफेंस के अंदर आएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, एंड पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड अगेन, एंड 5 years टर्म है इनका. इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, and they hold office in whoever is holding office in that cantonment, they'll be the ex officio. ठीक है, ex officio members of cantonment board. फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटोनमेंट एक्ट के अंडर आएगा ऑब्वियसली, तो स्टैट्यूटरी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. फिर कमांडिंग ऑफिसर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ दिस बोर्ड. फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ये शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो कंटोनमेंट बोर्ड में वही एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कमांडिंग ऑफिसर होगा उस कंटोनमेंट का, एंड ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वहाँ के मेंबर्स होंगे, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. फिर आएगा टाउनशिप. टाउनशिप ऑब्वियसली ये पीएसयूज का, हर पीएसयू का एक टाउनशिप रहता है एम्प्लॉयज के लिए, तो ये वही है, प्रोवाइड सिविक एम्यूनिटीज टू इट्स एम्प्लॉयज. इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं रहते, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है पीएसयू का ही, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज, मतलब ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं इसमें. फिर उसमें उसके बाद आएगा पोर्ट ट्रस्ट. ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन एंड अराउंड पोर्ट्स, एंड इसमें सेलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, एंड ये स्पेशल पर्पस एजेंसी है. तो ये पोर्ट ट्रस्ट इज अ स्पेशल पर्पस एजेंसी दैट इज फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एरिया बेस्ड. एंड हाँ, ये होली इलेक्टेड है. अच्छा, यू आर आस्किंग, एक मिनट है. नहीं, मैं इसमें लिख रहा हूँ टाउन एरिया कमिटी जो था वो होली इलेक्टेड या होली नॉमिनेटेड है. अच्छा, ये इसमें बता रहा हूँ टाउन एरिया कमिटी. राइट. हाँ, इसमें ऐसा, हाँ, ये बोथ सेलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं पोर्ट ट्रस्ट में. ऐसे होली इलेक्टेड कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से. Nothing is टाउनशिप wholly फंक्शन elected. क्या है? टाउनशिप फंक्शन, टाउनशिप जो है बेसिकली कोई लार्ज एंटरप्राइज होती है ना, जैसे अगर कभी आपने विजिट किया होगा कोई सीमेंट फैक्ट्री में, तो सीमेंट फैक्ट्री में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो अपना खुद का टाउनशिप बनाते हैं. तो ठीक है, या फिर लेट्स से कोल इंडिया लिमिटेड है, तो उतना ज्यादा उनको चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो अपना टाउनशिप वहीं बना लेते हैं. सो उस सेंस में अपने जो टाउनशिप का वो मैनेजमेंट करना होता है पीएसयू को, वो करता है. ठीक है, सो जो पीएसयू के लोग ही होते हैं वही उसके अंदर बॉडी के अंदर होते हैं, वही पूरा एरिया को मैनेज करते हैं. ठीक है, सो यही टाउनशिप होता है, अलग से उसमें कोई ठीक है. सो ये देख लेना, मतलब इनमें डिफरेंस एक तो ये पता होना चाहिए होली इलेक्टेड है या होली नॉमिनेटेड है, ऐसा कुछ.
ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या वो किसी एक्ट के थ्रू बना है या फिर सिंपली कोई गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू बना है, या कुछ भी नहीं है उसका रिलेशन। जैसे टाउनशिप देखने जाओगे तो टाउनशिप एक टोटली एग्जीक्यूटिव चीज है, मतलब उसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है अलग से, कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं पास हुआ है, ठीक है, कोई लीगल ऐसा कोई प्रोविजन पास नहीं हुआ है। सो ये याद रखना, बस इतना ही था इसके अंदर। हाँ, और ये पोर्ट ट्रस्ट जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से के थ्रू बनता है, तो बाकी सब हम लोग जनरली स्टेट और कैंटोनमेंट में भी हम वैसे पार्लियामेंट देखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पोर्ट ट्रस्ट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो था वो करता था उसका, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना? ठीक है। सो आज के लिए वी आर डन फॉर द डे। जो टॉपिक था वो हमारा हो गया है। कुछ और टॉपिक देखना है क्या?